हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 11 नवंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व रेडियोलॉजी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 15 अप्रैल, ऑप्शन डी 8 नवंबर। देखिए, प्रत्येक साल 8 नवंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियोलॉजी दिवस पहली बार साल 2012 में मनाया गया था। यह दिन रेडियोलॉजी के उस मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है और स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की सार्वजनिक समझ में निरंतर सुधार करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 8 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कुल मिलाकर तमिलनाडु राज्य ने विभिन्न श्रेणियों में 7 पुरस्कार जीते हैं। पुरस्कार जो समारोह है जो वो 11 और 12 नवंबर को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में होना है। यह 2 दिवसीय समारोह के रूप में होना है। पीडब्ल्यूडी सचिव के मनिवासन तमिलनाडु सरकार की ओर से राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य ने डोबरा चाटी पुल का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा टिहरी गढ़वाल जिले के में टिहरी झील पर लंबे समय से प्रतीक्षित डोबरा चाटी पुल का उद्घाटन किया गया। यह देश का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है। 725 मीटर ऊंचे इस पुल को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया है। यह टिहरी और प्रतापनगर के बीच यात्रा के समय में 1.5 से 5 घंटे की कटौती करेगा। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। यह उत्तराखंड के टिहरी के पास भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इसके उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डोबरा चाटी पुल से क्षेत्र में विकास का एक प्रवेश द्वार होगा। भविष्य में यह स्थान एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार भी उत्पन्न होंगे। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में अवस्थित टिहरी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए समुद्र विज्ञान एवं संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी जहाजरानी मंत्रालय, ऑप्शन डी जल संसाधन मंत्रालय। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज करने की घोषणा की है। इस संबंध में घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में जहाजरानी मंत्रालय द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, जिनमें बंदरगाहों और जलमार्गों की देखरेख करना भी शामिल है, जबकि मंत्रालय के नाम से इसके कार्यों की स्पष्टता दिखाई नहीं देती है। इसलिए इसके नाम में परिवर्तन करके इसे और अधिक समावेशी बनाना आवश्यक है। ध्यातव्य है कि समुद्री परिवहन किसी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और यह किसी देश के विकास की गति, संरचना और पैटर्न को प्रभावित करता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जहाजरानी मंत्रालय को भारत के समुद्री परिवहन ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जहाजरानी मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हाइपरलूप तकनीक का पहला यात्री परीक्षण कौन से देश में किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूएई। देखिए, हाल ही में परिवहन प्रौद्योगिकी कंपनी वर्जिन हाइपरलूप ने अपने उच्च गति वाले पोर्ट सिस्टम का यात्रियों के साथ पहला परीक्षण किया है।
रिचर्ड ब्रैंसन की अमेरिका स्थित परिवहन प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाइपरलूप तकनीक से चलने वाले उच्च गति के पॉड सिस्टम का यात्रियों के साथ पहला परीक्षण किया है। यह परीक्षण यात्रा में वर्जिन हाइपरलूप के मुख्य तकनीकी अधिकारी जोस गेगल और पैसेंजर एक्सपीरियंस की निदेशक सारा लुचियन शामिल हुए। इस परीक्षण यात्रा में पॉड की अधिकतम गति 172 प्रति किलो घंटा रही। हाइपरलूप तकनीक का यह यात्री परीक्षण अमेरिका के नेवादा राज्य के लॉस वेगास में बनाए गए परीक्षण स्थल में किया गया। वर्जिन हाइपरलूप कंपनी द्वारा इस प्रकार की पॉड आधारित परिवहन व्यवस्था का लंबे समय से परीक्षण किया जा रहा है। इससे पहले वर्जिन हाइपरलूप कंपनी के नेवादा स्थित परीक्षण स्थल पर यानी यात्रियों के इसका 400 से भी अधिक बार परीक्षण किया जा चुका है। बात करें भारत में हाइपरलूप परियोजना के बारे में, तो भारत में मुंबई से पुणे के बीच विश्व की पहली हाइपरलूप ट्रेन चलाए जाने की योजना है। मुंबई से पुणे के बीच इसकी रफ्तार जो है अधिकतम 496 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना ये रखने के हो सकती है। और हाइपरलूप ट्रेन ने इन दोनों शहरों के बीच की दूरी जो है लगभग 23 मिनट में तय की जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी शुरू कर चुकी है। अमेरिका में सबसे पहले न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच हाइपरलूप ट्रेन सिस्टम चलाया जाना है। इस सिस्टम के चलने के बाद वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क के बीच की दूरी सिर्फ 30 मिनट में तय की सकेगी। इसके अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया और कोलोराडो, स्लोवेनिया, दुबई और आबू धाबी में भी हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम जारी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 नवंबर, ऑप्शन बी 9 नवंबर, ऑप्शन सी 12 जून, ऑप्शन डी 23 मई। देखिए, प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना है, साथ ही समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता एवं सलाह प्रदान करना है, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआत पहली वर्ष 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को सहायता एवं समर्थन प्रदान करने के लिए की गई थी। भारतीय संसद द्वारा भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया। इसलिए 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से पूर्वोत्तर राज्य में एक पायलट परियोजना के रूप में केसर की खेती का सफल प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी सिक्किम। देखिए, हाल ही में सिक्किम में एक पायलट परियोजना के रूप में केसर की खेती का सफल प्रयोग किया गया। इस पायलट परियोजना में एक केसर के बीजों से निकले पौधे कश्मीर से सिक्किम ले जाए गए और उन्हें वहां रोपा गया। ये पौधे पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिण भाग में स्थित यांगयांग में फल फूल रहे हैं। इस सफल प्रयोग से आशा बढ़ रही है कि केसर का कटोरा, जो अभी तक कश्मीर तक ही सीमित था, अब उसका जल्द ही भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र तक विस्तार हो सकता है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जुलाई में कश्मीर में पैदा होने वाले केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई प्रमाण पत्र मिल गया है। जीआई प्रमाण पत्र मिलने से कश्मीरी केसर के मिलावट के रास्ते बंद हो जाएंगे। इसके बाद अच्छी केसर के लिए अच्छे दाम मिल सकेंगे। केसर की खेती कश्मीर के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रही है, इसलिए इसका उत्पादन भी सीमित ही रहा है। हालांकि नेशनल मिशन ऑन केसर ने इसकी खेती को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ये उपाय अभी तक विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित थे। बात करें राष्ट्रीय केसर मिशन के बारे में, तो वर्ष 2010 से 10-11 में भारत सरकार द्वारा 411 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय केसर मिशन की परियोजना शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय केसर मिशन को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक उपयोजना के रूप में केसर के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा महाबली मेढक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, ऑप्शन सी हिमालय के क्षेत्र में, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट के दक्षिण क्षेत्र में।
देखिए, हाल ही में केरल राज्य सरकार के वन विभाग से ऐसे संकेत मिले हैं कि पश्चिम घाट में पाए जाने वाले बैंगनी रंग के दुर्लभ महाबली मेढक को जल्द ही केरल का आधिकारिक उभयचर यानी ऑफिशियल एम्फीबियन घोषित किया जा सकता है। केरल राज्य सरकार ने वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार बैंगनी रंग के मेढक को राज्य का उभयचर घोषित करने के एक प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रही है। इसे महाबली मेढक भी कहा जाता है। बात करें महाबली मेढक के बारे में, तो महाबली मेढक मुख्यतः पश्चिम घाट के केरल क्षेत्र में पाया जाता है। कुछ वर्ष पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस.टी. विजू ने इडुक्की जिले में इसकी खोज की थी। इनके अनुसार मेढक की दुर्लभ प्रजाति में शामिल महाबली मेढक दुनिया के अनोखे उभयचरों में से एक है। मेढक की दुर्लभ प्रजाति यानी महाबली मेढक का रंग बैंगनी है। इस मेढक का IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। केरल की इलायची पहाड़ियों में महाबली मेढक का निवास स्थल है। उल्लेखनीय है कि विगत कई वर्षों में इनके आवास स्थल में भारी क्षति देखने को मिल रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्से में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने SO 3445E अधिसूचना को सभी बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम, ठीक है, के लिए ऊर्जा संरक्षण कानून के तहत अनिवार्य कर दिया है। नई अधिसूचना के बाद सभी डिस्कॉम ऊर्जा संरक्षण कानून के दायरे में आ जाएंगे, जिससे कानून के दायरे में आने वाले डिस्कॉम की संख्या 44 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 69, ऑप्शन डी 112। देखिए, हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने SO 445E अधिसूचना को सभी बिजली वितरण कंपनियों के लिए ऊर्जा संरक्षण कानून के तहत अनिवार्य कर दिया है। इस अधिसूचना के बाद सभी डिस्कॉम ऊर्जा संरक्षण कानून के तहत काम करेंगी। बात करें इसमें बदलाव क्या क्या हुए हैं, तो इस अधिसूचना के बाद सभी डिस्कॉम ऊर्जा संरक्षण कानून के तहत काम करेगी। सभी डिस्कॉम को एनर्जी मैनेजर की नियुक्ति करनी होगी। इसके अलावा डिस्कॉम को एनर्जी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वर्क के आधार पर बिजली नुकसान का आकलन, बिजली संरक्षण और इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने में भी कदम उठाने होंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले नामित उपभोक्ता के तहत केवल वो डिस्कॉम शामिल थी जिनमें सालाना 1000 मेगा यूनिट या उससे ज्यादा बिजली की हानि होती थी। नई अधिसूचना के बाद सभी डिस्कॉम ऊर्जा संरक्षण कानून के दायरे में आ जाएगी, जिससे कानून के दायरे में आने वाले डिस्कॉम की जो संख्या है 44 से बढ़कर 102 हो जाएगी। नए फैसले से सभी डिस्कॉम के लिए एनर्जी ऑडिटिंग अनिवार्य हो जाएगी। ऐसा होने से न केवल विद्युत हानि कम होगी बल्कि डिस्कॉम के लाभ में भी बढ़ोतरी होगी। बात करें डिस्कॉम के बारे में, तो जो डिस्कॉम का पूरा नाम है, अगर हम लोग डिस्कॉम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डिस्कॉम। तो ये होता है आपका पूरा नाम। अगर बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इसका पूरा नाम। ये कंपनियां खुद बिजली पैदा नहीं कर रही है, बल्कि ये बिजली उत्पादक कंपनियों से बिजली खरीद कर उसे अंतिम उपभोक्ता को आपूर्ति करती है। डिस्कॉम शब्द का प्रयोग आमतौर पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित बिजली वितरण कंपनियों के संदर्भ में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 102। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 20 अगस्त, ऑप्शन डी 7 नवंबर। देखिए, देश में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ताकि जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए शुरुआती कैंसर का पता लगाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। कैंसर भारत सहित दुनिया भर में जीर्ण एवं गैर सरकारी रोगों की वजह से होने वाली बीमारियों एवं मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है और वर्ष 2018 में विश्व स्तर पर लगभग 18 मिलियन मामले कैंसर से संबंधित थे, जिनमें से 1.5 मिलियन मामले अकेले भारत में थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7 नवंबर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।